रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। आई वे, यह है रोशनी का कारवां के सभी मुसाफिरों को अरशद इकबाल का आदाब। और सलीमा की तरफ से भी बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। और क्या सामान पैक कीजिए और चल पड़िए हमारे साथ एक नए सफर पर। पिछली तमाम मुलाकातों की तरह हम आज के सफर में मुख्तलिफ राहों से गुजरेंगे। कहीं इनोवेशंस की रोशनी होगी, कहीं चंद दमकती शख्सियतों के उजाले, कहीं छांव होगी किसी की कामयाबी की। तो आइए आगाज करें आज के प्रोग्राम का। बिल्कुल करें शुरुआत, क्योंकि जॉर्ज भी बैठे हैं इसी इंतजार में। आइए मुलाकात करें बाबूश सांटाना से, जो दिल्ली के हैं और पिछले 30 सालों से वायलिनिस्ट एंड ड्रमर का किरदार निभा रहे हैं। एंड फॉर अबाउट 7 years ही हैज बीन ब्लाइंड ड्यू टू ऑप्टिक नर्व atrophy caused by multiple sclerosis. The old town looks the same as I step down from the train, and that who meet me is my mama and my papa. Down the lane I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. वाह बबूश, बहुत खूब। बबूश, आपका जो संगीत में जो रुचि है ये कब से शुरू हुआ? ये बचपन से हुआ, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में म्यूजिक चलता रहा। मेरा फादर बहुत ही बढ़िया ड्रमर थे। उन्होंने मेरे भैया को छोटी उम्र से वायलिन सिखाना शुरू किया। वे 7 साल के थे या 6 साल के जब वायलिन स्टार्ट किया, तो वो सुबह सुबह उठ के 5 बजे उनको रियाज करना ही था। दिन भर मैं उसको सुनता था रियाज करते हुए, और अपने आप ये रुचि पैदा हुई। आप तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपने इंस्ट्रूमेंट्स किन से सीखा? ने वायलिन मैंने 6 साल का शुरू किया था, और वायलिन को मैंने बाकायदा टीचर से सीखा, गुरु से सीखा है बॉम्बे में। उनसे सीख के मैंने अपने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन के एक डिप्लोमा वगैरह किया है। और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स मैंने अपने आप बजाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर बाकी जो ट्रम्पेट, फ्लूट, सैक्सोफोन वगैरह जो मैं बजाता हूँ, वो मैंने अपने आप पिकअप की। बबूश, आप किस प्रकार का संगीत बजाना पसंद करते हैं? मैं हर प्रकार की म्यूज़िक पसंद करता हूँ, पर बजाना जैज़ म्यूज़िक को पसंद करता हूँ। उसके बाद वेस्टर्न क्लासिकल, और बाकी सब कुछ पॉप जो भी है, सब म्यूज़िक अच्छा लगता है मुझे। आप पूरी तरह दृष्टिहीन हैं, तो ये आंखों का जो प्रॉब्लम है ये कब और कैसे हुआ? ये एक बीमारी हुई मुझे अभी 7-8 साल पहले पता चल गया कि ये बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और किसी भी बदन के किसी भी अंग को वो डैमेज कर सकती है। तो उसने सोचा कि मेरे आंखों को पहले अटैक करूं, और मेरी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई। उसके वजह से मैं देख नहीं पाता हूं। जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो आपने अपना ज़िंदगी किस प्रकार से संवारा? मेरे फैमिली की वजह से। बाकी मैं बहुत हार गया था जब मुझे पता चल गया कि इसके लिए कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है। और जैसे मेरे आंखें धीरे धीरे जाती रही, मैं बहुत ही लाचार हुआ था, और मैंने तकरीबन 9-10 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ बेड पे लेटा रहता था क्या, और अपने आप को कोसता रहता था कि ये क्यों हो गया, कैसे हुआ। पर बाकी बाद में मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मेरे वाइफ ने, सिलीन ने, मेरी भतीजी है, मेरा बेटा, और मेरी गोवा में सिस्टर है
कॉनी, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और मेरे फ्रेंड सर्कल जो बाकी म्यूजिशियंस वगैरह थे जिनके साथ मैं काम किया करता था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने कहा चलो मैं भी क्यों ना आ जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि ये कोई लाचार होने का समय तो नहीं है, मुझे जाके बाहर जाके दुनिया को फेस करना है। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने आप को हिम्मत जुटाई कहीं से भी और मैं गया आगे। जब मैं पहले रिकॉर्डिंग पे गया मुझे बहुत ही डर लगा, मैं डर के गया वहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेइज्जती हो जाए। तो मैं गया और मुझे पहले डर के वजह से कुछ मेरी उंगलियां ही नहीं चली वायलिन पे। फिर धीरे धीरे मैंने देख लिया कि हाँ मुझे याद भी रहता है म्यूज़िक और उंगलियां भी चल रही हैं। तो एक पीस बच गया, बस मुझे हिम्मत आ गया और मैं फिर आगे चलता गया। तो अब जो आप रेगुलरली बजाना शुरू किया, तो आप किस प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मेरे बैंड के साथ मैं बहुत सारे शोज करता हूँ। किड्स वर्ल्ड के नाम से हमारी कंपनी है, उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। अगर कुछ दिख नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ। अब मैंने उनके साथ कई प्लेस किए, कई म्यूजिकल्स किए, प्लस मेरे जैसे मैंने बताया मेरे ग्रुप के मैं बहुत शोज करते हैं हम लोग। आपके यादगार शोज के बारे में कुछ बताइए। जो भी मेरे जैज़ कॉन्सर्ट्स हुए, जैज़ यात्रा जो मैंने भैया के साथ किए थे, वो सभी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थे। फिर अपने जैज़ कॉन्सर्ट हम लोग साल में 2 बार करते थे, उनका नाम था जस्ट जैज़, जो मैं भैया के साथ करता था। और जितने भी प्लेज मैंने किए हैं, आमिर रज़ा हुसैन के साथ मैंने प्लेज किए हैं, किड्स वर्ल्ड लुशन और बबल्स के साथ जो मैंने जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार किया था हमारा, और बहुत ही बढ़िया प्ले था। उसके बाद और एक मेरा प्ले था ले मिज़राबल, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे किया था। और मेरा बहुत ही मेमोरेबल एक शो था जो हमने 2006 में फरवरी में किया था, वसंत विहार दिल्ली में, मैजिक टच के साथ। उसमें मैंने ड्रम्स बजाया था और वायलिन और ट्रम्पेट। और वो मेमोरेबल इसलिए है कि मैंने मेरे विजुअली इम्पेयर्ड जो दोस्त थे उनके साथ किया था। आपने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, तो इस अनुभव के आधारित आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी हिम्मत ना हारे, बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। जहाँ तक हो जाए हम कोशिश करें, आगे जो भी हो जाए, वी मस्ट नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, बस अपना कार्य करते जाए। तो चलते चलते हम आपका एक वायलिन पे एक पीस सुनते हैं। थैंक्स मिसेस सैंटाना कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अब एक बेहद जानी मानी शख्सियत हमारी मुलाकात करा रही है एक और बाकमाल शख्सियत से। जी हाँ, प्रोफाइल सेक्शन में हम बात कर रहे हैं शिरीष देशपांडे की, जो लॉ में पीएचडी हैं और फिलहाल नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज में प्रोफेसर हैं। 9 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई, लेकिन बावजूद इसके कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं।
हमें शिरीष जी की शख्सियत से रोशनास करा रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। श्री शिरीष देशपांडे एक ऐसे प्रतिभाशाली इंसान जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बचपन के एक दर्दनाक हादसे में शिरीष अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। इस हादसे से उनके माता पिता को गहरा सदमा पहुंचा। नेत्रहीनता के कारण उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और घर पर ही पढ़ने लगे। अपनी मां के सहयोग से उन्होंने हर चुनौती का डट कर मुकाबला किया। अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करते हुए वो परीक्षा के बाद परीक्षा देते गए और सब में कामयाबी हासिल की। अपने पिता से प्रोत्साहित होकर उन्होंने LLB पूरी कर वकालत में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1982 में उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग में पढ़ाना आरंभ कर दिया और कुछ ही सालों में उनकी प्रतिभा का डंका चारों ओर बजने लगा। 1987 में नागपुर के एक जाने माने कॉलेज में लेक्चर देते समय उनकी मुलाकात शैला से हुई, जो बाद में उनकी धर्मपत्नी बनी। शिरीष रिसर्च करने ऑक्सफोर्ड भी गए, जहां उन्होंने प्रोफेसर क्रेग के नेतृत्व में काफी कुछ सीखा। पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने वकालत में PhD हासिल की। वो कई समाज सेवी संगठनों के सदस्य भी हैं और असमर्थ लोगों के कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। आज शिरीष हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में छात्रों को वकालत पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। नसीर साहब, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने अपना कीमती वक्त न सिर्फ इस वक्त बल्कि बार बार हमारे प्रोग्राम की नजर किया। अब जो खबर मैं आप सबको दूंगी इसे सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब दृष्टिहीन लोगों को अपनी दवाओं के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक टॉकिंग बॉटल रेक्स आ गई है। ये मशीन सिर्फ दवाओं का नाम नहीं बताएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि दवा कब और कितनी लेनी है। जी, और ये सब कुछ इस तरह होगा कि फार्मासिस्ट दवाएं देते वक्त रिकॉर्ड कर देगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए जीने का हुनर बहुत जरूरी है। कुछ लोग तमाम कमजोरियों से लड़कर, उसे हराकर जिंदगी की दुश्वारियों में भी आसान राहें ढूंढ लेते हैं। तभी तो हम ढूंढ लाए हैं कुछ ऐसे दोस्तों को जिन्होंने जिंदगी को प्यार और सच की एक खूबसूरत तस्वीर बना दिया है। हमारे साथ हैं पुबाली अग्रवाल और साधना गोयल। पुबाली एक टीचर हैं और उनकी शादी रजत अग्रवाल से हुई है। साधना के बारे में बता दूं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं और इनके पति हैं मनोज गोयल। ये दोनों ही कपल्स एक खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही केसेस में पति दृष्टिहीन हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी बातचीत रेणुका भगत के साथ। साधना जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि अगर एक दृष्टिवान लड़की एक दृष्टिबाधित व्यक्ति से विवाह करने जा रही हो तो उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जनरली अगर ये डिसीजन आपस में दोनों लोगों ने लिया है कुछ सालों में या कुछ महीनों में, तो कोई जो भी प्रिपरेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो तब कह सकते हैं कि आपको एक ऐसे व्यक्ति जिसका विजन अफेक्टेड है उसके बारे में उसकी थोड़ी सी स्पेशल नीड्स हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में जो एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें कि वर्बल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन थ्रू टच या प्रॉपर वे इन विच यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू द पर्सन अबाउट द सराउंडिंग्स। जैसे कि सपोज आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं घर में जा रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर फर्नीचर का लेआउट या हाउ पीपल आर सिटिंग, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ क्लॉक एंड अगेन बिकॉज क्लॉक इज स्टैंडर्ड, नो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड 6 and 9 and 12 and 3 इन सब की सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड वही हैं। अच्छा, देन कि आप जब एक साथ चलेंगे तो आप कितना स्मूथली और कितना कंफर्टेबली
एक दूसरे को एकम्पनी कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे वर्बल कमांड से वेदर इट इज स्टेप अप और वेदर इट इज स्टेप डाउन, ये सब चीज़ें आपस में मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रैक्टिस का शायद ज़्यादा ज़रूरत इसमें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा इफ़ यू आर फीलिंग फॉर दैट पर्सन। पुबाली जी और साधना जी, आप दोनों ही हमें जिम्मेदारियां बांटने के बारे में कुछ बताइए। जिम्मेदारियों को तो हम दोनों में बहुत अच्छे से डिवीज़न है। जैसे मैं सवेरे 7:20 को मुझे मेरे स्कूल के लिए निकलना पड़ता है, तो घर में जैसे दूध या न्यूज़पेपर लेना वो रजत जी का जिम्मेदारी है, फिर बिस्तर लगाना, फिर किचन में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। घर में कुछ भी ख़राब होता है, वो चाहे रेडियो, चाहे टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर में पानी भरना, एवरीथिंग। कंप्यूटर तो मैं उनके बिना पॉसिबल ही नहीं होता है, मैं उन्हीं के पास कंप्यूटर सीखा है। अगर मैं 40% ही मैं करती हूँ, मैं बोलूँगी, तो 60% वो ही लेते हैं जिम्मेवारियाँ घर की। आई थिंक शादी अपने साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ लेके आती है। जिस सिचुएशन में जो कर सकता है वो करता है, और एंड रिज़ल्ट में जो एक हस्बैंड वाइफ की या पति पत्नी की जो पार्टनरशिप है वो इवॉल्व होकर नेट रिज़ल्ट सामने आता है। जब आपके साथी दृष्टिबाधित हों तो घर की प्लानिंग में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हम कोई भी फर्नीचर के जो कॉर्नर्स है वो नोकीले नहीं रखते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कितना भी हो कि राउंड हो, ताकि कहीं भी किसी को भी चोट ना लगे। और ऐसा कोई मेरे घर में तो हम लोग कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है। साधना जी, आप घर प्लान करते हुए जिन बातों का ध्यान रख सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट। कोई भी चीज़ अगर घर में ऐसी है जो उनको विजन में फैसिलिटेट करती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ आइडिया विच हैज़ टू बी वेलकम्ड। तो लाइट जितनी इनडायरेक्ट रहेगी अगर, और कॉर्नर्स पे अगर लाइट रहेगी, जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं हाउस में, तो जितने लाइट कलर्स होंगे, जितने रिफ्लेक्टिव कलर्स होंगे, वो भी घर को एक ज़्यादा रोशनीदार और ज़्यादा विजन फैसिलिटेटर बनाएंगे। Then is how far the house is organized. That would also have a positive effect on the efficiency of your spouse as well as you. Then you can have few gadgets in the house, which maybe talking watches or maybe talking balance or talking clocks, जिसमें अलार्म अपने आप लग सकता है, या talking computers आ गए हैं और talking telephones आ गए हैं, तो जिससे कि आप पे जो एक डिपेंडेंस है आप उसको कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। शादी सुख और दुख बांटने का नाम है, तो यह कथन कितना सत्य है एक दृष्टिबाधित साथी के साथ में? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए, साइटेड अगर आपके जीवन साथी साइटेड होते, उनका भी बहुत सारे लिमिटेशन है, उसको भी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम प्यार भी करते हैं एक दूसरे से और हम लड़ते भी हैं एक दूसरे से। अगर हम दिमाग से ये हटा दें कि इनके दृष्टि में कम है या इनका ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन सब में है, ये अगर हम मान ले, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम किसी को भी आएगा। क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि किस प्रकार के सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान क्या है? मुझे लगता है कि जो सामाजिक दबाव की जो टर्म है, ये जो एक फीलिंग है या कोई इसे फील करता है, तो शायद आप उसे खुद ही क्रिएट करते हैं। यू एज अ पर्सन क्रिएट देम एंड देन यू सी देम इन अदर पर्सनस आईज। बट अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हैं एंड इफ़ यू आर एट ईज़, देन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सोसाइटी का दबाव महसूस करना पड़ सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2 हिस्से में बांट रही हूँ। शादी के बाद सब बोलने लगे हैं रजत इज़ सो लकी टू गेट अ साइटेड वाइफ, बट किसी ने भी एक दिन के लिए भी नहीं बोला, जो मैं समझती हूँ, कि पुबाली इज़ सो लकी टू गेट अ हस्बैंड लाइक रजत। ये है एक चीज़। दूसरा, आपको ऐसे देखेंगे कि बाहर वाले लोग कि आप एक सोशल वर्कर है। कोई भी बड़े सोशल वर्कर हो, अपने शादी को लेके कोई सोशल वर्क नहीं करते। ये अंदर से होते हैं, ये प्रेम से होते हैं, ये इच्छा से होते हैं। कई तरीके के चीज़ आएंगे, बट अगर जो साधना जी भी बोले, आपके ऊपर आपकी फैमिली निर्भर करती है, आप कैसे लेंगे। ग्रूमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मेरे से भी ज़्यादा रजत के ग्रूमिंग, बिकॉज हमारे सोसाइटी में एक विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड आदमी का जो इमेज है वो क्या है। ऐसा नहीं है जैसे मैं कुछ भी कपड़ा पहनूं वो मेरी सिंप्लिसिटी माना जाएगा,
बट अगर रजत का कपड़ा प्रेस्ड नहीं होगा उसे ब्लाइंडनेस से सोसाइटी रिलेट करेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. भाई जो भी हो, मेरे हस्बैंड को जस्ट लाइक एनी साइटेड पर्सन मैं सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करूँगी. हमेशा मैं उनके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बताती हूँ. मेरी मदर को मैं एक ही बात बोली थी कि आज तक मेरे पापा ने मैं कभी नहीं देखा कि मेरी मम्मी को खाना बना के खिला रहे हैं, बट मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते हैं. साधना जी और पुबाली जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल. अगर आपको कहा जाए कि 3 मुख्य बातें बताएं जो एक दृष्टिवान लड़की को ध्यान में रखनी चाहिए एक दृष्टिहीन लड़के से शादी करते हुए, तो वो क्या होंगी? आई एम श्योर दैट यू आर entering in this relationship by choice, and what I want to say to you is A, nurture it well, and B is जितने भी गैजेट्स या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं इस लिमिटेशन को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं, बी ऑन द लुकआउट. And C is stay by nature. And I want to tell to you that you take good care of yourself, because when that day comes when your spouse is maybe again able to see you, you should be looking nice. That is all. एक तो मैं बताऊंगी कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखिए. दूसरी है, जब आप शादी कर रहे हैं उसी समय कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस को भी आप कम कर दीजिए. जैसे मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि इन्होंने कभी भी मुझे नहीं बोल सकते हैं कि तुम कितने खूबसूरत हो. ये ना बोल के तुम कितने खूबसूरत इंसान हो, ये बोले, वो भी तो एक कॉम्प्लीमेंट होते हैं. इस तरीके से भी तो दिखा जा सकते हैं. दूसरी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रूमिंग, आपके हस्बैंड के. और तीसरी है कॉन्फिडेंस. दोनों का ही कॉन्फिडेंस लेवल होंगे. रास्ते में चलेंगे, लोग देखेंगे, अच्छा इनको ऐसे कैसे हुआ, कब से हुआ, ठीक है, आप कूलली उसका जवाब दीजिए. सोच लीजिए ये मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ. कॉन्फिडेंस जो आप में है वो आपके स्पाउस में भी जेनरेट करते हैं. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं. अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें. और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं. किसी का साथ जिंदगी के पेचीदा और मुश्किल राहों को भी कितना आसान बना देता है. बिल्कुल, है ना? हाँ, मगर ये जरूरी है कि साथ सच्चा हो, जैसे हमें हासिल है हमारे सुनने वालों का साथ. और अब आइए उस गर्मा गर्म खबर की तरफ जिसे सुनने के बाद आप अपने पैरों से देखना शुरू कर देंगे. है मतलब ये, अच्छा, आप मुझसे मतलब पूछ रही हैं. आप बखूबी जानती हैं कि अब हम किसी नई इनोवेशन की बात करने वाले हैं. ओ यू मीन टू से कि अब दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई ऐसा डिवाइस है जो उन्हें चलने में मदद करेगा. जी हाँ, हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक हाईटेक ग्लास और शूज उसको इजाद किया है. जूतों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ये बताने के लिए कि इसे इस्तेमाल करने वाला कहाँ है और किस दिशा में जा रहा है. ये जूते सड़क के गड्ढों या आसपास पड़ी हुई किसी भी तरह का अवरोध या ऑब्स्टिकल होगा उसका आभास कर लेंगे 5 सेंटीमीटर पहले और वो आगाह कर देंगे. अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ये इनमें से निकलती हैं और जब ये बाउंस बैक करती हैं तो उनको एक रिसीवर जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है. और जब एक दफ़ा ये ऑब्स्टिकल पता चल जाता है तो जूता जो है वो वाइब्रेट करता है और फिर उसकी इंटेंसिटी वाइब्रेशन की बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे कि ऑब्स्टिकल करीब आती जाती है. हाँ दोस्तों, हम ये बताएं कि शायद आप सोच रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हल्की सी लिमिटेशन जो है वो जल्द ही दूर हो जाएगी, यानी कि किसी रुकावट की दूरी ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस से भी पता चल जाएगी. जी हाँ, और तब शायद हम इस टेक्नोलॉजी और इसे यूज़ करने के बीच की दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी. अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं. अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें ईमेल के ज़रिए या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी.
कहिए दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आप सबको? हमें तो बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करने में, आपके साथ ये वक्त गुजारने में, और हमेशा ऐसी उम्मीद पर हम आपसे विदा लेते हैं कि एक बार फिर हमें मौका मिलेगा आपका साथ निभाने का। तो तब तक के लिए अरशद इकबाल और सलीमा रजा हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी